हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक गुजारिश है, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें और मुझे सपोर्ट करें, जिससे मैं आगे भी आपके लिए प्यारी प्यारी कहानियाँ लेकर आता रहूँ। और दोस्तों, अगर आपका साथ नहीं मिलता है तो ऐसा हो सकता है ये कहानी इस चैनल की लास्ट कहानी हो। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज़ वह मुंबई के काफ़ी चहल पहल वाले इलाके में बना शानदार ऑफिस था, जो शहर के उस कोने का एड्रेस ही बन चुका था। 5 मंजिला इमारत में बना उसका ऑफिस, उसका नाम शहर की जानी मानी हस्तियों में शामिल था। उसे बेस्ट बिजनेस टाइकून के खिताब से भी नवाजा गया था। आज बड़ी बड़ी कंपनियां उससे जुड़ना चाहती थी, पर वो खुद से किसी में दिलचस्पी नहीं लेता था। उसे गुरूर कह लो चाहे आत्मविश्वास कि उससे जुड़ने के लिए लोग खुद ही उसकी तलाश कर लेंगे। उसके पास दिल था ही नहीं, वो बस दिमागी फैसलों पर ही चलता था और अपनी मर्जी के अनुसार ही लोगों से डील फाइनल करता। अपने ज़िद्दी मन का इकलौता मालिक था वो। उसके पूरे बिजनेस रिकॉर्ड में उसे हार्टलेस नाम का टैग दिया हुआ था। वो सख्त मिजाजी और बेहद ज़िद्दी किस्म का इंसान था। उसके सही गलत फैसले एक बार उसे बिजनेस में भारी भी पड़ते, पर वो जज्बातों से वाकिफ़ ही नहीं था। इतने सालों से कमाया नाम और पैसा वो अपने तेज़ दिमाग के बलबूते ही कर पाया था। और अब उसे लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि उसकी क्या इमेज बनाई गई या उसे कौन सा नया नाम दिया गया। वो बस अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता था, नाम और पैसा हासिल करना चाहता था, ताकि हर कोई उसके आगे झुकने को मजबूर हो जाए। आज उसके सबसे बड़े प्रोजेक्ट के लिए प्रेजेंटेशन होने वाला था। वो ट्रैफिक में फंसा हुआ था। उसके साथ कोई रहे ना रहे, उसका गुस्सा और ईगो उसके साथ कहने पर भी नहीं छोड़ते थे। वाट ए हेल आर यू डूइंग, वो लैपटॉप से नज़र हटाकर बोला। सर, वो ट्रैफिक ड्राइवर उसके सख्त रवैये से सहमा सा ही रहता था। साहिल मल्होत्रा के रास्ते रोकने वाला कोई इंसान नहीं इस दुनिया में। फिर इन सड़कों की कहाँ औकात। उसने गुस्से में आकर फ़ोन उठाया और कहीं फ़ोन घुमा दिया। यू हैव 2 मिनट्स ओनली कहकर उसने फ़ोन पटक दिया। उसके फ़ोन रखने के मिनट भर में ही आगे का सारा जाम क्लियर किया जा चुका था और ट्रैफिक पुलिस वाले उसे देखकर गर्दन झुकाए सामने खड़े थे। ड्राइवर गाड़ी आगे बढ़ाता उसके पहले ही साहिल ने आदेश दिया, स्टॉप द कार। इशारे भर में ही विंडो मिरर नीचे हो चुके थे। आम लोगों को ट्रैफिक में उलझाना आपका रोज़ का काम है ना। वो तल्ख लहजे में बोला, सर वो उनकी गलती थी जिस पर उन्होंने सफाई के लिए कुछ कहने की कोशिश की, पर उसके सामने कौन बोल पाया। शट अप। साहिल मल्होत्रा कोई आम इंसान नहीं है, आगे से याद रहेगी आपको ये बात, उसने कहा और चश्मा चढ़ा लिया। उसका वजूद सामने वाले के दिलो दिमाग पर उसकी अमिट छाप छोड़ने में पूरी तरह सक्षम था। उसका ऑफिस आने पर उसके लिए किसी ने कार का दरवाज़ा खोला। वो अपने फॉर्मल सूट के बटन बंद कर चश्मा ठीक करता हुआ आगे बढ़ गया। गुड मॉर्निंग सर, मॉर्निंग सर, मॉर्निंग। उसके अंदर दाखिल होते ही सब अपनी जगह खड़े हो गए। वो अपनी कंजी आंखों से सब देख रहा था। साहिल मल्होत्रा, इस एम्पायर का बॉस, दिखने में शानदार पर्सनैलिटी, सामान्य से भी ज़्यादा कद, गठीला बदन, सांवली मगर गजब की रंगत, उम्र लगभग 33 साल, मगर चेहरे पर गजब का आकर्षण कि उसे देखने वाला अपनी नज़र हटाना भूल जाए। शानदार सेट किए गए बाल, उसके चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी उसे अलग ही रोब देती थी। डार्क ग्रे शेड का फॉर्मल सा 3 पीस सूट पहने वो बिजनेस टाइकून के ओहदे के साथ पूरी तरह न्याय कर रहा था। उसने अपने राइट हैंड में पहनी महंगी घड़ी पर नज़र डाली तो सब सहम गए। आज कोई ख़ास मीटिंग होने वाली थी और अब तक सारा स्टाफ मौजूद नहीं हो पाया था। उसे अपने स्टाफ को पंक्चुअलिटी सिखाने का बस एक ही तरीका मालूम था कि उन्हें उनके प्रोजेक्ट से निकाल देना या उन्हें वो काम सौंप देना जो वे नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते। वो सनकी होने के साथ साथ सख्त भी था, पर उसके ऐसे ऊटपटांग तरीके कारगर साबित होते थे। इससे बचने के लिए अगले दिन ही वो सब जल्दी आने लग जाते और अपने काम और नौकरी को लेकर सतर्क होने लगते। उसका मानना था कि किसी के बगैर कुछ रुकता नहीं, लोग बेकार में ही खुद को इतने तवज्जो देते हैं। तभी उसने आज तक किसी को इतनी अहमियत नहीं दी, ना ही आगे देगा। उसने हवा में नजरें घुमाते हुए हॉल का जायज़ा लिया और जाते हुए बोला, नए प्रोजेक्ट वाले लोगों के लिए जिनके नाम चुने गए वो सब प्रेजेंटेशन रूम में मौजूद चाहिए मुझे। उसके कहने के साथ ही सभी यस सर कहकर अपने काम में लग गए। वो अपने केबिन में चला गया जहाँ एक लड़का उसके आने का इंतज़ार कर रहा था। फ़ौरन कुर्सी से खड़ा हुआ, सिट नीरज। उसके सामने उसका लहजा बदल जाता था। सर, वो मिस स्नेहा ने छुट्टी की अर्जी। उसकी बात ख़त्म होने के पहले ही वो फाइल्स चेक करते हुए बोला,
उसे अब तक की पेमेंट करके पूरी छुट्टी पर ही भेज दो। कोई काम धाम तो करना नहीं, बस छुट्टियाँ चाहिए इन मैडम को। यही वजह है मुझे सख्त नापसंद है ये लड़कियाँ। आइंदा से कोई लड़की नहीं आनी चाहिए मेरे ऑफिस में। और जो बची हैं उन्हें भी अपनी हदें दिखाते रहना। वो औरतों के जिक्र भर से ही गुस्से में आ जाता था। इतने में उसका फ़ोन बजा। यू मे लीव उसने कहा और फ़ोन पर बात करने लगा। कांच के बने पारदर्शी केबिन में से उसे निहारती हुई बाहर बैठी लड़कियां आहें भरी जा रही थी। हर कोई मर मिटता था उसके रफ एंड टफ लुक पर। कुछ तो ऑफिस में भी उसी की वजह से थी कि बस एक बार उसका दीदार कर सके। वो सब उसके अटेंशन के लिए मरी जाती, मगर वो पत्थर दिल बना रहता और किसी को नज़र भरकर भी नहीं देखता। वहाँ ताड़ने के बजाय कोई काम भी कर लीजिए आप सब। वो बंदा जो साहिल के ऑफिस से निकला था वो उन सबको देखकर बोला। नीरज काफ़ी पुराना और भरोसेमंद बंदा था साहिल का। वो ऑफिस के शुरुआती दौर से उसके साथ था। हमेशा साहिल के साथ पूरी ईमानदारी दिखाता था। पूरे ऑफिस में वो किसी पर भरोसा कर सकता तो बस नीरज ही था। वो डायरेक्टर और मैनेजमेंट की पोस्ट पर था। एम्प्लॉयज़ को काम बताना, मीटिंग फिक्स कराना, नए लोगों को मौका देना, ये सब काम वही करता था और साहिल भी उसके काम से संतुष्ट था। तभी वो उसका पर्सनल असिस्टेंट था। वो परेशान सा अपनी डेस्क पर जा बैठा। आज क्या नया हुआ? क्या बॉम्ब फोड़ा उस अकड़ू बॉस ने? पीछे से एक एम्प्लॉय ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला तो नीरज ने नाराज़गी जाहिर करते हुए आंखें दिखाई। मिस्टर भरत, सॉरी, मतलब सर ने वो संभला। अब उनके असिस्टेंट के लिए फिर से इंटरव्यू लेना होगा। उसकी आवाज़ में थकावट थी। क्यों? वो स्नेहा वो असमंजस में था। उसे निकाल दिया, उसने नॉर्मली कहा, जैसे साहिल का किसी को जॉब से निकाल देना सामान्य बात थी। क्या? पर क्यों? सर को अनप्रोफेशनल बिहेवियर बर्दाश्त नहीं, जानता है ना। मिस स्नेहा ने लास्ट मंथ भी कितनी लीव ली थी। तब मैंने कोई बहाना बनाकर उसे बचा लिया था, पर इस बार नहीं तो अब शुरू से शुरू करना होगा। इंटरव्यू लेता हूँ मैं। 5-6 तो वेटिंग लिस्ट में आ भी चुकी। वो फाइल्स लेकर उठा। क्या बात है? पर एक बात तो सुन। वो चला गया था। इतने में भरत के दिमाग में एक नाम आया, राधिका। उसे ज़रूरत भी थी जॉब की। उससे बात करता हूँ, शायद उसकी भी मदद हो जाए और नीरज का काम भी आसान हो जाए। सोचकर वो फ़ोन घुमाने लगा। दूसरी तरफ चिल्ड्रन डांस एकेडमी, मरीन ड्राइव। म्यूज़िक की धुन बजी जा रही थी। सारे बच्चे मस्ती में कूद रहे थे। उनके बीच एक हसीन सी लड़की सफ़ेद प्लाजो और नीले रंग के सूट में अपनी ही लय में नाच रही थी। उसकी ढीली सी गुंदी हुई चोटी हवा में झूल रही थी और चेहरे पर काफ़ी लटें बिखरी थी। वो जैसे जैसे घूमती उसके चेहरे पर बाहर की रोशनी पड़ने से वो और खूबसूरत लगती। यस, फिर से करेंगे। 1 2 3 4 5 1 2 3। अचानक स्पीकर पर गाने की जगह उसके मोबाइल की रिंग ज़ोरों से बजने लगी। राधिका दीदी, आपके बॉयफ्रेंड का फ़ोन होगा, कुछ शरारती बच्चे बोले तो राधिका बिना मुस्कुराए नहीं रह सकी और उसकी खूबसूरती में इजाफा हो गया। बदमाशो, तुम प्रैक्टिस करो, मैं आती हूँ, कहकर वो चली गई। हाँ बोलो भगत, वो फ़ोन उठाते ही मस्त मौला अंदाज में बोली। भरत बोला कर यार, वो शिकायती लहजे में बोला। वही, उसने बेपरवाही से पानी पीते हुए कहा। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज़ में जॉब करेगी, उसने तपाक से कह दिया तो उसके मुंह में भरा पानी ही गिर गया और वो बुरी तरह खांसने लगी। क्या? मल्होत्रा इंडस्ट्रीज़, यही बोला तूने? वो बेयकीनी से बोली। हाँ। उफ उफ, इतनी बड़ी कंपनी में? मतलब हाँ, मुझ में क्या कमी है? बट मैं कैसे अचानक? तेरी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से तुझे मिल तो जानी चाहिए ये जॉब। यहाँ नीड भी है अभी। बाकी तो ऑफिस आ जा बात करने के लिए। कब आना है इंटरव्यू के लिए? वो खुशी से उछल पड़ी थी। सब्र करो, मिनरल से बात करता हूँ फिर बताता हूँ, कहकर उसने फ़ोन रखा। है भोलेनाथ, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज़? वो सुनकर पागल हो चुकी थी। वो एक मिडिल क्लास लड़की थी। उसे कई दिनों से नौकरी की तलाश थी, पर आज अचानक उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसके लिए इतनी नामी ऑफिस के लिए जॉब का ऑफ़र आ सकता था। भरत राधिका कॉलेज में दोस्त रह चुके थे, मगर भरत कुछ सालों के लिए आगे की पढ़ाई के लिए पुणे चला गया था। उसकी मुलाकात इन्हीं दिनों में राधिका से वापस हुई थी। वो शुरू से उसे पसंद करता था, पर पढ़ाई छूट जाने की वजह से उनके रास्ते अलग हो गए थे। मगर अब भरत राधिका को ऑफिस ले आना चाहता था, जिससे उसकी दोस्ती भी गहरी हो सके और वो उसके साथ फिर से वक्त बिताने लगे। वहीं राधिका इस सब से अनजान थी। उसे भरत में अच्छा दोस्त नज़र आया था जो उसकी मदद कर रहा था। भरत ने नीरज से बात करने का सोचा और उसके पास पहुंच गया। नीरज सर, आपसे कुछ बात करनी थी। भरत साहिल के सामने उससे इज्जत से बात करता था, नहीं तो नीरज सबके साथ फ्रेंडली ही रहता था। हाँ, मेरे केबिन में चलते हैं, नीरज ने भरत की असहजता देखकर कहा और चला गया। मेरी एक फ्रेंड है राधिका, वो उसे बुला सकते हैं क्या यहाँ? तुम्हारी कौन सी फ्रेंड है? कोई पुरानी कॉलेज टाइम की जो यहाँ वापस मिल गई? एक्सपीरियंस कितना है और क्वालिफ़िकेशन? वो पहले जॉब करती थी एक कंपनी में, फिर उसने लीव कर दी। अभी वो फ्री है, आप चाहो तो यहाँ टिक पाएगी? वो मन में सोचने लगा।
उसके आने पर क्या बाकी यहाँ टिक पाएंगे? भरत उसे खामोश देखकर वो बोला, ये उसका नंबर है, आप ही बुला कर आगे की बात कर लीजिए। वो अपना काम ख़त्म करके चला गया। नीरज ने भी उसका इंटरव्यू लेने का डिसाइड करते हुए कार्ड ले लिया और कुछ सोचकर उसका नाम भी वेटिंग लिस्ट के लास्ट तक रख दिया था, जिस वजह से उसका नंबर आज शाम तक ही आ पाता। उसी शाम उसे देर हो रही थी, उसका इंटरव्यू था आज, जिसमें वो आधा घंटा लेट थी। ये भरत कहाँ मर गया? वो फ़ोन मिलाते हुए चल रही थी कि सामने ही मल्होत्रा एंड ग्रुप्स के होर्डिंग से जा टकराई। ऑफिस के एंट्री गेट पर साहिल के बड़े बड़े होर्डिंग्स थे, जिनमें वो बिजनेस टाइकून के साथ साथ फिल्मी हीरो सा लग रहा था। राधिका तो उसे देखकर उसमें खोई गई थी। वैसे उसने कई दफ़ा मैगजीन और न्यूज़पेपर में उसे देखा था, पर आज वो उसी के ऑफिस में खड़ी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था। हाँ, ये जॉब उसके करियर को और लाइफ स्टाइल को नई ऊंचाइयाँ देगी, पर इससे आगे उसका दिल ये सोचकर धड़क उठा था कि वो उस इंसान के साथ काम करेगी जिसके साथ काम करना ख्वाब है, जो खुद ख्वाब सा है, खूबसूरत ख्वाब। वहीं एंट्री गेट पर साहिल नीरज के साथ किसी फाइल को डिस्कस करते हुए आ रहा था। वो जल्दबाजी में था, इसलिए राधिका को देख नहीं सका और उसके करीब से निकल गया। आगे चलकर उसके इशारे पर एंट्री गेट खुला और सिक्योरिटी ने उसे देखकर जल्दी से उसके होर्डिंग सही जगह पर रख दिए। मैडम, जॉब जाएगी मेरी, साहब की किसी चीज़ को छूने की किसी में हिम्मत नहीं यहाँ। और आप आते ही ये सब, वो घबराया सा सब सेट करने में लग गया। गार्ड भैया, वो भी तो इंसान ही होंगे, इतना क्यों खौफ खाते हो? वो अपने अंदाज में बोली, मैडम नए आए हो क्या ऑफिस में? साहब और इंसान दोनों शब्दों की आपस में नहीं बनती। कहकर वो चला गया तो राधिका भी पीछे पीछे अंदर आ गई। ऐसी क्या चीज़ है ये मिस्टर साहिल मल्होत्रा? हाँ, सुना तो बहुत कुछ है, पर चलो आज चलकर ही देखते हैं। कहकर वो अंदर दाखिल हो गई। पूरी बिल्डिंग कांच से बनी हुई थी और वहाँ की लाइट्स फिसलते फर्श पर भी आसानी से देखी जा सकती थी। कितने शानदार तरीके से बनाया गया था ये एम्पायर कि देखने वाले की नज़रें थक जाए पर उसकी भव्यता ना देख पाए। घुमावदार टेबल वाले खूब सारे केबिन के साथ वो बड़े से हॉल में खड़ी थी, जहाँ से ठीक सीधे चलने पर साहिल का केबिन पड़ता था। उसने सबको अपनी नज़रों में रखने के लिए ऐसा डिज़ाइन करवाया था। भरत ने उसे देख लिया था और उसके पास चला गया। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? मतलब यहाँ सर की परमिशन के बिना कोई नहीं आ सकता। उन्हीं के पीछे चलती हुई आई हूँ। मिस्टर नीरज को ढूंढ रही हूँ, उन्होंने ही बात की थी मुझसे यहाँ आने के लिए। चलो। वो उसे लेकर नीरज के केबिन की तरफ बढ़ गया। नीरज साहिल से बात करने के बाद अपने केबिन में आया था। राधिका उसे पहले से मौजूद दिखाई दी। वो भरत को बाहर भेजकर उससे सवाल जवाब पूछने लगा। उसने उसे गौर से देखा था। वो स्मार्ट थी और कॉन्फिडेंट भी। वो दिखने में जितनी खूबसूरत थी उतनी ही इंटेलिजेंट भी थी। उसे देखकर नीरज को तसल्ली हुई कि वो उसकी मुश्किल का हल निकाल देगी। उसने उसे फाइनल कर लिया था और कल से आने को कह दिया। राधिका भी अपनी खुशी छुपाती हुई बाहर निकल रही थी। उसके जाने के ठीक बाद साहिल केबिन से बाहर आया था। उसे एक मीटिंग के लिए निकलना था। तभी नीरज उसे राधिका के बारे में बताना चाहता था, पर वो जल्दी में था, जिस वजह से बिना सुने ही निकल गया। आज तो सुबह की शुरुआत ही झमाझम बरसात से हुई थी, और वो भी कोई साधारण नहीं, मुंबई की बारिश जो शुरू होने के बाद रुकने का नाम नहीं लेती। राधिका अपने काम के पहले दिन ही लेट नहीं होना चाहती थी, इसलिए ट्रैफिक का सोचकर वह वक्त से पहले ही निकल गई और जल्दी जल्दी में छतरी भी भूल गई। उसने जैसे तैसे कैब पकड़ी और ऑफिस के लिए निकल गई। उसने जॉब के बारे में अपनी रूममेट्स कल्पना और नीलम को भी नहीं बताया था, क्योंकि दोनों कल रात से ही किसी बर्थडे इवेंट की प्रिपरेशन में लगी हुई थी। वो फिर भी लेट पहुंची थी और कैब वाले से पैसे कम करवाने के चक्कर में काफ़ी देर बारिश में खड़ी रही। नतीजन वो पूरी तरह भीग चुकी थी। वो खुद पर बिना गौर करे ही लिफ्ट से जल्दी जल्दी ऊपर पहुंच गई और नीरज को ढूंढने लगी। उसे उससे अपना काम जानना था। उसने कदम रखते ही देखा, आज बाहर का हॉल काफ़ी खाली सा लग रहा था। वो नीरज को खोजते हुए एक रूम की तरफ बढ़ी। कहाँ हो मिस्टर नीरज? वो मीटिंग रूम में जैसे ही दाखिल हुई वहीं खड़ी रह गई। अंदर मीटिंग चल रही थी। लगभग 15 लोग वहां मौजूद थे और एक शख्स उनकी तरफ पीठ किए खड़ा था। वो उसे नहीं देख पाई थी। राधिका के कपड़े से झड़ता हुआ पानी फर्श को भिगा रहा था। उसने ब्लू जीन्स पर सफ़ेद रंग की शॉर्ट कुर्ती पहनी हुई थी, जो भीगने की वजह से उसके बदन से चिपक चुकी थी। उसके गीले बाल उसे और हसीन बना रहे थे। बिना मेकअप के धुला सा चेहरा लाइटिंग में साफ चमक रहा था। प्रेजेंटेशन रूम में मौजूद हर एक शख्स की नज़र उसी पर थी। इस बार साहिल ने उसे नज़रअंदाज करते हुए भी देखा था। फिर जाने किसने धीमी आवाज़ में उस पर कमेंट पास किया, जो साहिल के तेज़ कानों तक जा पहुंचा। उफ, मज़ा तो अब आएगा ऑफिस में। कौन बोला? साहिल ने धीरे से पूछा, जिस पर खामोशी छा गई। आई सेड कौन बोला? अब वो तेज़ आवाज़ में गरजा तो एक एम्प्लॉई की घिग्गी बन गई। वो अपने आप खड़ा हो गया। कल से ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट यू में लीव नाउ। साहिल के कहने के साथ ही सबकी हैरत भरी नज़रें उस पर उठी।
सर प्लीज़ सर, सॉरी, ऑल्सो सॉरी मिस, वो राधिका के सामने भी गिड़गिड़ाने लगा। साहिल सख्त ज़रूर था, लड़कियां फूटी आंख नहीं सुहाती थी उसे, पर जाने उसके दिल के कौन से कोने में अब भी एक औरत की इज्जत का ख्याल भी था, जिसकी वजह ये बिल्कुल नहीं थी कि उसके दिल में कोई नरम कोना बचा रहा होगा। नहीं, बल्कि वो अपने ऑफिस में ऐसी हरकतें कभी बर्दाश्त नहीं करता था। उसे नफरत थी इन सब चीज़ों से। काम के वक्त में वो ऐसी हरकतें कभी नहीं चाहता था। वो ऐसे एम्प्लॉय को भी साथ नहीं रखता जिससे उसके ऑफिस की रेपुटेशन पर सवाल उठे, जिसके लिए जल्दबाजी में भले ही वो कोई भी कदम उठा लेता था, उसके लिए उसकी रेपुटेशन पहले नंबर पर थी। मीटिंग इज़ ओवर कहकर वो दंदनाता हुआ बाहर निकलने लगा। उसके पहले ही नीरज को बोला, कम इन माई केबिन राइट नाउ सर कहकर वो उसके पीछे हो लिया। यार क्या बवाल हो तुम, मतलब कदम रखा नहीं कि अफरा तफरी मचा दी, जॉब चली गई यार उसकी। भरत उसके पास आकर बोला, अरे मैंने क्या किया, उल्टा उसने ही ऐसी चीप बात बोली। मैं तो आज ही। राधिका बारिश में भीगी हुई काफ़ी देर से खड़ी थी, फिर एसी के संपर्क में आने से उसे अब सर्दी लगने लगी थी। मिस राधिका फॉलो मी, नीरज ने भागते हुए ही उसे बुलाया तो वह जड़वत हो गई। मेरी लोकनी लगने से पहले ही गई क्या, वो उसके पीछे भागी और भरत ने अपना सिर पकड़ लिया। नीरज उसे केबिन तक ले आया था। वो पीछे छींकती हुई ही अंदर आई। साहिल को वो पहली नज़र में ही खटक गई थी, ऊपर से उसकी ये हरकत उसे बिल्कुल नागवार गुजरी। नीरज नीरज ने राधिका को ऐसे देखा तो वह कुछ लेने के लिए जल्दी से बाहर निकल गया। उसने अजीब नज़र से देखकर कहा, सर। राधिका के कुछ कहने के पहले ही साहिल ने हाथ के इशारे से उसे रोका। हो कौन तुम, क्या कर रही हो यहाँ पर? उसने ये कहते हुए उसे बिल्कुल नहीं देखा। कमाल है, अपनी सेक्रेटरी से कोई ऐसे बात करता है भला? राधिका अपने अंदाज में बोली, कैसी सेक्रेटरी, तुम जैसी को मेरे ऑफिस में सिक्योरिटी की भी जॉब पर न रखूँ मैं, वो भी तुम्हारे से ज़्यादा मैनर्स वाले हैं यहाँ पर। अपनी हरकतें देखी तुमने? सेक्रेटरी। साहिल कड़वे लहजे में लगभग उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, जो राधिका को अंदर तक सुलगा गया। उसे काम की ज़रूरत थी, पर इस तरह हरगिज़ नहीं। साहिल जितना नामी था उतना ही मगरूर। वो उसकी समझ से परे था। उसे यकीन नहीं हो रहा था उसके दो चेहरे वाली पर्सनैलिटी पर, जहाँ अभी कुछ देर पहले तो उस पर कमेंट करने वाले को उसने नौकरी से निकाल कर ये परिचय दिया कि उसे अपनी फीमेल एम्प्लॉय की सेफ्टी की कितनी पड़ी है, और दूसरे ही पल उसके लिए ऐसे शब्द। वो भी गुस्से में तमतमाई तेज़ आवाज़ में बोली, इनफ मिस्टर मल्होत्रा, समझते क्या हैं आप खुद को? जो मन में आया कह दोगे? आपको क्या लगता है सब कुछ आपके हिसाब से चलता है? अपने आप को इकलौते समझते हो? वो तेज़ आवाज़ में बोली। साहिल जबड़े कसे उसे जलती निगाहों से देख रहा था। साहिल नाम है ना आपका? तो मैं भी राधिका हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं, आपको भी कोई नहीं मिलेगा, राधिका ने तेवर में आते हुए कहा। तो साहिल का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उससे आज तक किसी ने भी इस लहजे में बात करने की गलती नहीं की थी। उसने गुस्से में आकर टेबल पर हाथ मारा और लगभग चिल्लाते हुए बोला, सिक्योरिटी, हु द हेल इज़ दिस गर्ल, बाहर करो इसे राइट नाउ। तब तक नीरज आ चुका था। सॉरी सर। साहिल की गुस्से से बड़ी शक्ल देखकर उसकी बोलती बंद हो गई। सर ये तो, उसके कुछ कहने के पहले ही राधिका उंगली पॉइंट करते हुए बोली, एक्सक्यूज़ मी, ये सिक्योरिटी की धमकी किसे दे रहे हैं आप? इंटरव्यू लेकर बाकायदा रखा गया है यहाँ मुझे, और साल भर का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया आप ही के असिस्टेंट ने, राधिका ने नीरज की तरफ देख कर कहा। अपनी कंपनी के बहुत बड़े बड़े आर्टिकल छपवाते हो ना, उसमें अपने इतने नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर का जिक्र तो नहीं किया कि कैसे एम्प्लॉयज़ को हायर करते हो फिर उनकी इंसल्ट करते हो। राधिका ने उसके काम पर तंज कसा जो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो नीरज को खा जाने वाली नज़रों से देखने लगा, जैसे पूछ रहा हो कि इसे किससे पूछ कर रखा। नीरज ने सर झुका लिया तो साहिल ने दोगुने रोब में आकर कहा, तुम नहीं चाहिए हो मुझे। साहिल ने बिना उसकी तरफ देखे हुए कहा तो वह नफरत से और भरी उठी। रहना भी कौन चाहेगा इतनी इंसल्ट के बाद यहाँ? जितनी रेपुटेशन बाहर से दिखती है, ये दिखाई जाती है आपके बारे में, असल मायने में उतने ही खोखले, बदतमीज़ और पत्थर दिल इंसान हो आप। कहते हुए उसकी आंखें डबडबा गई थी, पर वो उनके सामने नहीं रोना चाहती थी। गुड बाय, वो जाने लगी, पर उसके पहले नीरज के हाथों में पकड़े टॉवल से अपने गीले बाल झटके और टॉवल हवा में उड़ाती बाहर निकल गई। पीछे वो टॉवल सीधे साहिल के मुंह पर जा गिरा। उसमें राधिका की खुशबू थी, मगर साहिल को ये सब कतई बर्दाश्त नहीं था। उसने मुंह बनाते हुए बेशुमार गुस्से में उसे हटाया और पास ही पड़े डस्टबिन में डालते हुए बोला, डेट्स वाई आई जस्ट हेट लेडीज़। वहीं दूसरी तरफ राधिका ऑफिस से निकल गई थी और टकराने की वजह से एंट्री गेट पर लगाए साहिल के होर्डिंग्स वापस गिर चुके थे। इस बार वो गुस्से में हंसी और बोली, मिस्टर साहिल मल्होत्रा, अपने घमंड में डूबे हुए बहुत उड़ते हो ना। तुम्हें ज़मीन पर ना ला दिया ना तो मेरा नाम राधिका दत्ता नहीं। राधिका वहाँ साहिल के सामने मजबूत होकर सब बोल तो आई थी, पर अब घर लौटते ही कमज़ोर होकर रोए जा रही थी। उसे खुद पर हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था।
वो क्यों नहीं समझी कि ये बड़ी हस्तियाँ सिर्फ मजाक उड़ाना जानते हैं, इन्हें जज्बात, एहसास जैसे भारी शब्दों के मायने भी नहीं मालूम। काश वो वहाँ गई ही ना होती। किस कदर इंसल्ट की थी उसकी उस घमंडी इंसान ने। कैसी सेक्रेटरी, औकात नहीं है तुम्हारी यहाँ खड़े होने की। उसके जहरीले शब्द अब भी गूंज रहे थे। उसे सोचकर ही अपनी बेवकूफ़ी पर खुद को कोसने लगी। वही पागल थी जो एक ऑफर में ही चली गई। वो गुस्से में अपने कमरे का सामान इधर उधर फैलाने लगी थी। क्या हुआ, तभी बाहर से कल्पना और नीलम आई तो कमरे का हाल देखकर ही जान गई कि राधिका गुस्से में थी, क्योंकि वो अक्सर गुस्से में कमरे को कुश्ती का मैदान समझकर उथल पुथल कर दिया करती थी। कुछ नहीं, उसने बेरुखी से कहा और फिर सब समेटने लगी। तू तो इंटरव्यू के लिए गई थी ना? फिर कल्पना ने पूछा। नाम मतलब उसका, तो वो गुस्से में बोली। पर क्या नाम बताया था उस कंपनी का? मल्होत्रा इंडस्ट्रीज़। दोनों एक दूसरे की तरफ देख कर बोली। वहाँ का बॉस इंसान नहीं है, पत्थर की मूरत है, नीलम बोली। अपने सामने किसी और को कुछ नहीं समझता। और लड़कियों को तो उसके बोलने की पहले ही राधिका बोली। मैं पहली थी क्या? और भी तो काम करती होंगी ना वहाँ। वो सारी पुरानी और एक्सपीरियंस्ड हैं। और सबसे बड़ी बात, वो साहिल मल्होत्रा ने फाइनल की थी खुद उनका इंटरव्यू लेकर। वो मोबाइल खोलकर मल्होत्रा इंडस्ट्रीज़ के बारे में सर्च करने लगी तो अगला पिछला रिकॉर्ड उसके सामने निकल आया था। वो बताने लगी, ऐसा भी क्या इंसान है वो, हद दर्जे का बदतमीज़, सर से पाँव तक ईगो में डूबा हुआ, अपने आप को जाने क्या समझता है कि अपने सामने अगले को कुछ मानता ही नहीं। राधिका तो उसे याद करते ही नफरत से भर उठी। पर यार कुछ भी कह ले, पर वो हॉट तो बहुत है। अचानक फ़ोन पर उसकी तस्वीरें देखकर नीलम और कल्पना आहें भरती हुई बोली। तो राधिका को और गुस्सा आ गया। यू आर टू मच, मतलब अब भी तुम दोनों, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। मुझे तो बस उससे अपनी इस इंसल्ट का हिसाब बराबर करना है। राधिका का दिमाग कुछ शांत हुआ तो वह सोचने लगी। वो कैसे, मैं खुद नहीं जानती, पर इसकी कीमत मैं ज़रूर वसूल करूँगी, वो भी सूद समेत। हाँ सोचेंगे उसका भी कुछ। चल पहले कुछ खा लेते हैं, तेरे चक्कर में सुबह से भूखे बैठे हैं, कहकर वे जबरन उसे खाना खाने के लिए साथ ले गई। वे तीनों काफ़ी वक्त से साथ थी। राधिका यहाँ अपने कोर्स के बाद अच्छी जॉब के लिए ट्राई कर रही थी। वहीं कल्पना और नीलम इवेंट प्लानर का कोर्स कर रही थी। कल्पना और नीलम दोनों कजिन थी। पहले वो दोनों ही रहती थी, फिर राधिका भी उनकी मंडली में शामिल हो गई। वो कॉलेज के पास वाले हॉस्टल में रूम लेकर रह रही थी, क्योंकि तीनों के पास ज़्यादा इनकम सोर्स नहीं थी कि अलग से किसी फ्लैट में रहें और उन्हें रेंट दे पाए, क्योंकि मुंबई जैसे शहर में बैठने जितने कमरे को भी जगह नहीं मिलती। तो उन तीनों को एक साथ रहने के लिए कमरा कैसे मिलता? दूसरा, आज के माहौल को ध्यान में रखकर वे स्टूडेंट हॉस्टल में नॉन स्टूडेंट होने की वजह से ज़्यादा किराया देकर भी सेफ जगह रहना ही सही मानती थी। वहीं दूसरी तरफ साहिल राधिका को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था, जिसका ये रीज़न बिल्कुल नहीं था कि वो उस पर कोई असर करके गई थी। नहीं, वो उसकी बराबरी का रवैया, उसकी बात करने का लहजा नहीं भुला पा रहा था। उससे आज तक किसी ने ऐसे बात करने की तो क्या, किसी ने सिर उठाकर देखने की भी हिमाकत नहीं की थी। और वो अनजान लड़की उसे उसके ही ऑफिस में आकर इतना कुछ बोल गई। इनफ मिस्टर मल्होत्रा, अपने आप को समझते क्या हो? इकलौते हो पूरी दुनिया में, रहना भी कौन चाहेगा यहाँ? उसकी बातें सोचकर ही उसका दिमाग की नसें तनी जा रही थी। सर, नीरज जरा तेज़ बोला तो साहिल ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। सॉरी सर, वो आप सुन ही नहीं रहे थे तो? किसे लाए थे तुम मेरी परमिशन के बिना? वो उसका जिक्र उतने ही गुस्से में कर रहा था। बिना परमिशन ही लाया हूँ आज तक सबको। परमिशन से लाता तो आज ऑफिस में सिर्फ हम दो ही होते। नीरज धीरे धीरे बड़बड़ाया। सेट क्लियर, साहिल उसे घूरते हुए बोला। सर, इस नेहा को अचानक जॉब से निकालने के बाद मुझे ये ही बाकी उसे कुछ ठीक लगी थी। बाकी तो आपका ऑफिस और आपका नाम सुनकर यूं ही हाँ भरे जा रही थी। उसने समझाना चाहा, मुझे फीमेल एम्प्लॉय नहीं चाहिए। वो सुनने को तैयार नहीं था। सर, इतने कम वक्त में मेल एम्प्लॉय ढूंढना मुश्किल है, फिर उसका आपके आगे टिकना तो नामुमकिन है। वो उसके बराबर बोल रहा था। फिर भी वो लड़की, सीरियसली? वो भी चुप रहना कहाँ जानता था। सर, वो कोई कोर्स कर रही है इसी फील्ड में, उसे काम समझाने में मुश्किल नहीं होगी। इंटेलिजेंट और कॉन्फिडेंट भी है, बाकी बदतमीज़ और बेबाक भी। पर सर, मेरे ख्याल से आपकी सेक्रेटरी बनने के काबिल है वो। सॉरी टू से, बट आपने गलत तरीके से बात की उससे। उसका पहला दिन नहीं, पहला कदम था ऑफिस में, और गलती उसकी थी ही नहीं, रॉकी की थी, जिसने उस पर कमेंट पास किया। उसे आपने जॉब से निकाल दिया, वो आपका फैसला था, पर उसके साथ उसे भी। नीरज आगे भी कुछ बोलता, पर साहिल को सुनना पसंद नहीं था। इनफ, तुम हुए नहीं हो मुझे समझाने वाले। मेरे असिस्टेंट कम, दोस्त ज़्यादा हो, इसलिए तुम इतना बोल सकते हो, वरना। वो अचानक ही तेज़ बोलने लगा। वरना मुझे भी निकाल दोगे सर? वो फिर भी उसके सामने बोलने की हिम्मत रखता था। नीरज, वो टेबल पर हाथ मारकर चीखा। सॉरी सर, बट इस तरह कामयाबी नहीं, अकेलापन ही मिलता जाएगा। उसने आखिरी बातें बड़ी हिम्मत जुटाकर कही, क्योंकि उसे मालूम था कि उसे बोलना अब ज़रूरी हो गया।
वो फ़ौरन बाहर निकल गया। इतना वक्त तो उसे भी हो गया था कि वो उसे समझा सकता था। इस पूरे ऑफिस में सिर्फ वही था जिसे उसने उसकी बात रखने का हक दिया हुआ था, पर वो इसका इस्तेमाल कभी नहीं करता था। मगर आज साहिल का रवैया सच में गलत था। उस लड़की के लिए जो नीरज को सही नहीं लगा, उसने अब तक साहिल की हर कड़वी बात को लोगों के सामने शहद मिलाकर दर्शाई थी। तभी उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग ऐसी थी, नीरज जानबूझकर उसे गुस्सा दिलाता ताकि कभी तो वो अपनी गलती माने, मगर उसने ये चीज़ सीखी ही नहीं थी। नीरज को सुबह वाली बात याद आते ही वो उठकर भरत के पास गया और बोला, भरत नीरज की मौसी का लड़का था, इसीलिए उस ऑफिस में टिका था, वरना बिना क्वालिफिकेशन के यहाँ कोई नहीं रहता था। हाँ, भरत एलिजिबल था, पर नीरज की रिक्वेस्ट पर उसे ये जॉब मिली थी। नीरज सबसे फ्रेंडली बात करता था क्योंकि उसका काम यही था कि उसे साहिल को संभालना आता था और सिर्फ वही ये कर पाता था। इसके पीछे भी साहिल की कोई पुरानी कड़ी जुड़ी थी जिसका जिक्र उन दोनों में से कोई भी नहीं करता था। भरत सॉरी नीरज सर, वो उसका भाई था, पर गुस्से में वो उसे सर ही बुलाता था। आपने मेरी दोस्त को ऐसे बुलाकर फिर उसकी इंसल्ट करके गलत किया। भरत प्रोफेशनल रवैये में आ गया था। मैंने क्या किया, बल्कि मैं अंदर पहुंचता उससे पहले ही साहिल सर अपनी कड़वी जुबान खोल चुके थे। वो उसकी बात अपने तरीके से पूरी करते हुए बोला, भरत सॉरी बट अब मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। आप ही तलाशिए अपने अकड़ू बॉस के लिए हाई फाई परफेक्ट और गूंगी सेक्रेटरी को। भरत वो चला गया तो उसे कुछ याद आया और वो राधिका के रिज्यूमे देखने लगा जिस पर उसका एड्रेस और मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। कुछ सोचकर उसने नंबर सेव किया और चला गया। इसी तरह शाम ढलने को आई थी। नीरज ऑफिस का और साहिल की मीटिंग डिटेल्स को संभालता एक दिन में ही परेशान हो चुका था, जिसकी वजह से उसकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग तो कैंसिल होते हुए रही थी। उसे एक सेक्रेटरी की तलाश थी जो साहिल के शेड्यूल को अच्छी तरह मैनेज कर पाए और उसके साथ रहे। उसने कई नाम शॉर्ट लिस्ट भी किए थे जिनके कल इंटरव्यू लेने थे, पर जाने क्या सोचकर वो उठा और साहिल के केबिन में पहुंचा। मैं आई कम। साहिल बड़ी सी कांच की खिड़की के बाहर ढलते दिन को देख रहा था। सर मुझे जाना होगा, कोई खास काम? इस पर वो चुप था। दोनों का तालमेल इन सालों में इस तरह का हो चुका था कि दोनों ही एक दूसरे को झेलना और आपस में बैलेंस बनाना सीख गए थे। हाँ, नीरज ने बहुत कोऑपरेट किया था क्योंकि साहिल जैसे ज़िद्दी इंसान को समझना तो दूर, झेलना इस धरती पर रह रहे जीवों का काम ही नहीं था। ओके तुम जा सकते हो, वो ठंडे लहजे में बोला और अपनी चेयर पर बैठ गया। पर जाने के पहले आज का पूरा रिकॉर्ड मुझे डेस्क पर चाहिए अभी। सर नवीन कर रहा है, कुछ देर में फाइल आपके सामने होगी। बट कल उसे लीव भी चाहिए, तो कल जाने कैसे मैनेज होगा? लेट मी फाइंड आउट। वो चला गया और जाते हुए बोला, आपकी कल के अपॉइंटमेंट्स कैंसिल करवा दिए। किससे पूछकर? वो भौहें उठाकर बोला, टुमारो 25th। सर, वो नरमी से बोला तो उसके चेहरे के भाव बदल चुके थे। वो वाकई बहुत रूड होने लगा था इन दिनों, मगर उसकी निजी समस्याओं के निदान निकालने में वो इस तरह घुल गया था कि वो ऐसा बनता चला गया। राधिका तैयार होकर डांस क्लास के लिए निकल चुकी थी। उसे बीते दिन की बातें याद आने पर अपनी गलती का एहसास होने लगा कि वह एक मिडिल क्लास लड़की है और उसे उसी हिसाब से सपने देखने चाहिए। वह शायद कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ने लगी थी और वक्त ने उससे पहले कदम पर ही पीछे घसीटकर उसे आईना दिखा दिया था। आज सुबह सुबह हॉस्टल के किराए को लेकर सबके रूम पर नोटिस जा चुके थे। उसने याद किया कि उसने पिछले 3 महीनों का रेंट नहीं दिया था। वह तो कल्पना और नीलम थी जो उसे इस बात का एहसास नहीं होने देती थी, और उसे खबर लगे भी नहीं वह अपनी तरफ से कोई जुगाड़ बैठा कर उसके हिस्से का भी इंतज़ाम कर देती थी और माहौल हल्का कहने के लिए कह देती कि जब तेरे पास पैसे होंगे तो सूद समेत वापस लेंगे हम दोनों। मगर यह भी कब तक चलने वाला था? डांस क्लास की जॉब से ज़्यादा कमाई नहीं हो पाती थी। उसे अभी अच्छी नौकरी की सख्त ज़रूरत थी। क्या हुआ जो वो जॉब ना मिली? मैं और इंटरव्यू दूंगी, कहीं तो सेलेक्ट होंगी ही, और भोलेनाथ कभी तो मेहरबान होंगे ही। वो खुद को तसल्ली देती हुई डांस प्रैक्टिस करवा रही थी। वह जैसे ही डांस सिखाकर बेंच पर बैठने लगी, पियोन ने आकर बताया, मैम आपको मैडम ने ऑफिस में बुलाया। जी ओके, कहीं इस वाली जॉब को भी किसी की नज़र न लग गई हो। भोलेनाथ, वो बड़बड़ाते हुए उठी और ऑफिस की तरफ बढ़ गई। मैम आपने मुझे बुलाया? वह अंदर दाखिल होते हुए बोली, हाँ मिस राधिका आपको मिलने को ही आए हैं और वह बाहर वेटिंग में रूम में आपका वेट कर रहे हैं। प्लीज़ अपने गेस्ट देख लीजिए। मैडम ने शालीनता से कहा, मुझसे मिलने कौन आया होगा? वह सोच में गुम वेटिंग रूम की तरफ बढ़ी और बढ़ते ही उसने सामने देखा तो देखती रह गई और पल भर में गुस्से से भर गई। सामने पड़े सोफे पर नीरज बैठा था और उसको देखकर खड़ा हो गया। हेलो मिस, वो बात की शुरुआत करता। उसके पहले ही राधिका बरस पड़ी। क्यों आए हैं आप? आपके खड़ूस बॉस ने जो इंसल्ट की थी वह कम पड़ गई थी?
वह उस घटना को भूली नहीं थी। नहीं, मैं अपने बॉस को क्लियर करने या फिर उसकी पैरवी करने बिल्कुल नहीं आया हूँ। फिर क्यों आए हैं यहाँ पर, और आपको एड्रेस किसने दिया? वो ताव में आकर बोली। रिज्यूमे फाइल में एड्रेस मिला था, वो नॉर्मल होकर बोला। तब उसे अपनी बेवकूफ़ सवाल पर ध्यान गया। आई नो सर का रिएक्शन गलत था, काफ़ी हद तक गलत था, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। उनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। वो जैसे तैसे शब्द ढूंढ पाया था। आपकी माफ़ी नहीं चाहिए मुझे, उसने दो टूक शब्दों में कहा। जॉब चाहिए? वो भी उनकी कंडीशन अब तक जान चुका था। जी नहीं, और इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं, वो गुस्से से बोली और जाने के लिए पलटी। उसी वक्त उसके पास कल्पना का फ़ोन आ चुका था। जल्दी आ राधिका, यहाँ पर कुछ सही नहीं चल रहा है। उसकी आवाज़ में घबराहट सुनाई पड़ रही थी। क्या हुआ क्या? तुम पूरी बात बताओ मुझे। राधिका सुनकर परेशान हो चुकी थी। वो नीलम, क्या हुआ नीलम को? वो उसका एक्सीडेंट हो गया है, कहते हुए उसकी रुलाई फूट पड़ी। क्या? वह सकपकाई सी फुर्ती से बाहर की तरफ जाने को मुड़ी। उससे पहले ही नीरज ने मदद के लिए पूछा, आप कहीं जा रही हैं? इफ़ यू डोंट माइंड, मैं आपको छोड़ सकता हूँ। मुझे अकेला छोड़ दीजिए मिस्टर, वो झुंझलाकर बोली। नीरज नहीं माना और उसके साथ चल दिया। ऑटो मिलने के लिए वेट कर रहा था। बाहर निकलने पर उसे कोई ऑटो नहीं मिल रहा था और वह घबराई हुई परेशान थी। कभी फ़ोन देखती, कभी कुछ करती। नीरज ने एक बार फिर ऑफ़र किया, आप मेरे साथ चल सकती हैं, आप मुझे पेमेंट कर दीजिएगा जितना आप ऑटो वाले को देती। राधिका को ये बात बुरी नहीं लगी। उसे जल्दी से पहुंचना ही था और उसके सिवा कोई और ऑप्शन नहीं था। उसने हामी भरी और गाड़ी में बैठ गई। कहाँ चलना है? उसने कार स्टार्ट करते हुए पूछा। हॉस्पिटल। वहाँ क्यों? आपको जितना कहा है उतना काम कीजिए। राधिका उसे ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी। फिर नीरज भी चुपचाप ड्राइव करने लगा। वे जल्दी हॉस्पिटल आ गए थे। उतरते वक्त राधिका ने नीरज को पैसे थमाए और फुर्ती से अंदर चली गई। जाने क्या सोचकर नीरज उसके साथ आ गया था, जहाँ पर कल्पना का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। सामने राधिका को देखकर वो उसके गले लग गई। नीरज पास खड़ा सब देख रहा था। क्या हुआ नीलम को? अचानक एक्सीडेंट कैसे? राधिका उसे चुप करवाते हुए बोली। मुझे नहीं पता, हमें देर हो रही थी इसलिए मैं वेन्यू पर पहले पहुंच गई थी और पीछे वो पहुंचने वाली थी कि अचानक उसके फ़ोन से कॉल आई और सामने वाले ने उसके एक्सीडेंट के बारे में बताया। ऑटो वाला ट्रक वाले से टक्कर मारते बचा था, जिससे बैलेंस बिगड़ा और वो बाहर गिर पड़े। कल्पना ने बताया, है भोलेनाथ, बस कुछ बड़ा होने से बचा लीजिएगा। राधिका हाथ जोड़ने लगी। इतने में डॉक्टर ने बाहर आकर बताया, नीलम का एक पैर फ्रैक्चर हो चुका था और हाथों पर भी चोट आई थी। शुक्र है कोई बड़ा हादसा होने से टल गया। दोनों ने राहत की सांस ली और पास ही खड़े नीरज पर नजर डाली, जो दोनों को देख रहा था। तुम गए नहीं अभी तक? राधिका उसे घूर कर बोली। वो ओके, आई थिंक मुझे चलना चाहिए। उसके पहले ही उन दोनों के हाथों में हॉस्पिटल का बिल आ चुका था, जिसे देखकर दोनों ने अपना सर पकड़ लिया। उससे उनका रेंट तक तो भरा नहीं जाता, अब वह बिल कहाँ से चुकाएंगी? कल्पना समझदार थी, उसे पता था कि राधिका उसूलों वाली लड़की है। वह कहीं से भी पैसे अरेंज करके उनकी मुश्किल हल कर देगी, पर वह भी उसके लिए मुश्किल पैदा नहीं करना चाहती थी। उसे पता था कि उसे खुद पैसों की ज़रूरत है, ऐसे में वो उस पर और प्रेशर नहीं डालना चाहती थी। पेपर मोड़ते हुए नज़र चुराकर बोलने लगी, हम दोनों कुछ दिन घर जाने का सोच ही रहे थे और अब तो जाना ही पड़ेगा। घर पर सही देखभाल भी हो जाएगी। और उसकी बात ख़त्म होने के पहले ही राधिका बोली, और मुझसे पैसे लेने की भी ज़रूरत नहीं होगी, यही ना? राधिका, ऐसी बात नहीं है यार, मैं समझती नहीं हूँ क्या तुझे? तेरी समझदारी 3 सालों से देख रही हूँ, मौके पर ही दिमाग चलाती है ना तू। सही जगह तो तूने दिमाग लगाया है ना आज। देख राधिका, मैं कुछ गलत भी नहीं कह रही, हम काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, बहनों जैसे हैं, और तू इस वक्त में मदद कर भी देगी। पर मैं जानती नहीं क्या सब। खैर छोड़, बेहतर होगा कि हम दोनों घर जाकर आए और तू यहाँ पर अपने लिए कोई अच्छी सी जॉब देख। परेशान मत हो, वहाँ रहकर दोस्ती नहीं टूटेगी। अपने आप को अकेला मत समझना। वो लगभग अपना फैसला सुना चुकी थी और राधिका शर्मिंदगी से अपनी गर्दन झुकाए खड़ी थी। नीरज आगे के कोने में खड़ा सब सुन चुका था और फिर दबे पांव वापस लौट गया। उसे कुछ कुछ बातें समझ आ चुकी थी। उसने उसी वक्त कुछ तय कर लिया और वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद नीलम को होश आ चुका था। वह एक्सीडेंट के बाद बेहोश लेटी थी। राधिका उसे देखकर इमोशनल हो गई। पागल लड़की, अपना ध्यान नहीं रखा जाता तुझसे? कहाँ जाने की जल्दी थी इतनी? वो उसके गले लगकर बोली, मैं ठीक हूँ यार, बस लंगड़ी होने से बच गई। वह जबरन मुस्कुराई। नीलम, मैंने तय किया है कि तुम्हारा जब तक प्लास्टर नहीं खुल जाता हम कुछ दिनों के लिए घर वो आते हैं, क्योंकि तुझे बेड रेस्ट बताया गया है। कल्पना उसके पास बैठते हुए बोली। ऐसे अचानक? नीलम समझी नहीं। कल्पना ने उसे समझाने के लिए उसकी तरफ आंखें निकाली, मगर राधिका ने यह देख लिया। तुम दोनों बात करो, मैं अभी आती हूँ, कहकर कल्पना बाहर चली गई और बाहर आकर ट्रेन रिजर्वेशन करने लगी। अभी सुबह के लिए उन दोनों का जाना तय हुआ था, पर रात को भी लोग हॉस्पिटल में ही रुके थे।
शाम को राधिका घर आई नीलम के कपड़े लेने के लिए। उनकी मुसीबतों में वो काम नहीं आ पाई, इसका मलाल था उसे। काश किसी तरह वो उनकी मदद करके उन्हें यहीं रोक लेती। तभी उसके मोबाइल पर अननोन नंबर फ्लैश हो रहा था। उसने एक दो बार ही तो यूं ही कट कर दिया, लेकिन तीसरी बारी पर वह रिसीव करके चिल्लाने लगी, क्या है, क्या चाहिए? मिस राधिका, मैं नीरज। उसकी तरफ से आवाज़ आई। हद दर्जे के चिपकू बंदे हो यार, क्या हो गया है, क्या चाहिए? वो झुझलाकर बोली। मिस राधिका, मेरी एक प्रॉब्लम है। मुझे एक बात का अगर रिग्रेट हो जाता है तो मैं उसे सॉल्व किए बगैर नहीं रह पाता हूँ। वो संजीदगी से बोला। हाँ ठीक है, कर दिया उसकी गलती को माफ़, अब पीछा छोड़िए मेरा। उसने पल्ला झाड़ते हुए फ़ोन रखना चाहा। मुझे बॉस के लिए सेक्रेटरी की ज़रूरत है और आपको इस जॉब की, है ना? वो फ़ोन रखने वाली थी कि उसके कानों में यह बात पड़ी। कहना क्या चाहते हो? दरअसल मैंने हॉस्पिटल में तुम लोगों की बातें सुन ली थी। वो धीरे से बोला। तो राधिका अब भी समझ नहीं पा रही थी। तुम जॉब पर हायर की जा चुकी हो, वो लगभग फैसला सुनाते हुए बोला। और मुझ पर यह एहसान क्यों? उसने अपने शक को दूर करने के लिए पूछा। क्योंकि गलती हमारी तरफ से हुई। सर का रूड बिहेवियर भी वाकई में बहुत गलत था। और दूसरी बात, मेरे ऑफ़र को या मुझे उस वे में मत लेना। तुम्हारी जगह अगर कोई और लड़की भी होती तब भी मैं यही करता। एक्चुअली मेरी यही प्रॉब्लम है। जब तक मैं अपना गिल्ट दूर न कर लूँ मुझे चैन नहीं पड़ता। ट्रस्ट मी, आई फील वेरी बैड। वो अपनी बात कह चुका था ताकि राधिका के मन में कोई संशय ना रहे। वहीं सब सुनकर भी दूसरी तरफ सन्नाटा था। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ऑफ़र है, तुम सुबह मुझे ऑफिस में मिल सकती हो, उसने लास्ट में कहा और उसकी चुप्पी सुनकर फ़ोन रख दिया। राधिका सोच में पड़ गई। उसे नीरज की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। आखिर वह उसे इतना फोर्स क्यों किए जा रहा था? क्या वजह थी इसके पीछे? इन हाई प्रोफाइल ऑफिस के बारे में वो अभी कुछ भी नहीं जानती थी। कहीं वो उसके किसी ट्रैप में ना फंस जाए या वो अकड़ू साहिल कोई प्लान ना बना रहा हो। इस वक्त राधिका के दिमाग में सारे ऊट पटांग ख्याल आ चुके थे। उसे भरत से इस बारे में पूछना होगा, मगर अभी उसे हॉस्पिटल जाना था। वह उस बात को किनारे कर हॉस्पिटल के लिए निकल गए। 25 मुंबई से बाहर एक जगह पर साहिल ने गाड़ी रोकी। उसने अपना कोट गाड़ी में ही छोड़ा और बिना चश्मा लिए सामने के गेट की तरफ बढ़ गया। वो इस वक्त बोर्डिंग स्कूल के सामने खड़ा था, जहाँ का गार्ड उसे सलाम करने लगा जैसे वो लगभग यहाँ आता था। उसने मुस्कुराकर दरवाज़ा खोला। आइए साहब। वो बिना भाव के ही कदम बढ़ाकर आगे चलने लगा। चारों तरफ हरियाली वाली खुली जगह पर बड़ी सी इमारत में बनाया गया वो स्कूल साहिल के चेहरे के भाव बदलने में पूरी तरह सक्षम था। वो जब भी यहाँ आता तब उसका गुस्सा या ईगो उसके साथ नहीं आता। वो अकेला ही आता था यहाँ, पर जाते वक्त बहुत सा दर्द लेके जाता था। जाने कौन सा जुड़ाव था उससे यहाँ का। वो आंखों में उम्मीद और एक अलग किस्म का एहसास लिए प्रिंसिपल ऑफिस जाने का डोर खोलता उससे पहले ही पियोन ने उसे रोका। रुकिए, मुझे पहले सर को इन्फॉर्म करना होगा। वो ज़रा कड़क आवाज़ में बोला। साहिल, जिसे कोई नहीं रोक सकता था, सिर्फ इस जगह पर अपना हाथ पीछे खींच लेता था। वह इंतज़ार करता इधर उधर घूमने लगा। पियोन कुछ देर बाद आया और बोला, सॉरी सर, सर अभी आपसे नहीं मिल सकते, उन्हें कहिए कि। उसका गुस्सा जो शांत था अचानक जाग उठा। जी, कहा मैंने कि साहिल सर आए हैं। पियोन उसकी बात काट कर बोला, हटो यहाँ से। वो भी ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। साहिल अब दंदनाता हुआ ऑफिस में गया। तब उसकी नज़र अंदर बैठे एक शख्स से जा टकराई जो उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। फिर भी औपचारिकता के लिए कुर्सी खींचकर बगल में बैठ गया। आप आज उससे नहीं मिल सकते, प्रिंसिपल ने कहा। आपने लास्ट मंथ भी यही कहा था। वह गुस्से में दबी आवाज़ में बोला, आप तो समझते हैं ना, इस मैटर में हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। आप नेक्स्ट मंथ मिलने आ सकते हैं। प्रिंसिपल उससे सहमा हुआ था, जिसकी वजह से वह विनती करते हुए बोला, बट सॉरी मिस्टर मल्होत्रा, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्रिंसिपल ने लाचारगी दिखाते हुए कहा। तो साहिल बिना कुछ बोले ही ढेर सारा गुस्सा लिए बाहर निकल गया। वहीं पीछे मौजूद शख्स के चेहरे पर विजयी मुस्कान आ चुकी थी। राधिका ने रात को ही भरत से बात करने की कोशिश की थी कि कहीं उसने दोबारा उसकी सिफारिश तो नहीं की, पर उसके साफ मना करने पर वह सोचने पर मजबूर हो गई कि खुद भरत को भी जानकर हैरानी हुई कि नीरज ने उसे फिर से मिलने बुलाया है। फिर जाने क्या सोचकर वह ऑफिस के लिए निकल गई। कल्पना और नीलम को उसने यहीं रुकने का कहकर सोच में डूबा छोड़ दिया। हे भोलेनाथ, मुझे वापस बुलाना, कहीं आपका ही तो इशारा नहीं। क्योंकि भरत ने कहा था कि मल्होत्रा इंडस्ट्रीज से जो एक बार निकल गया उसके दोबारा आने के दरवाजे बंद हो जाते हैं। वो लिफ्ट में खुद से बातें करते हुए बोली। इतने में दरवाज़ा खुलते ही सामने साहिल के होर्डिंग्स को देखकर खुद को कड़ा किया। जो भी हो, इस एटीट्यूड के शोरूम ने तो नहीं बुलाया होगा। मेरी मजबूरी ना होती और बात नीलम की ना होती तो मैं इस बारे में सोचती नहीं। खैर, जब आ ही गई हूँ तो इस मिस्टर को लाइन पर लाकर ही छोड़ूंगी। वो ऑफिस में दाखिल हो चुकी थी। उसे दोबारा सब देखकर हैरान थे
क्योंकि वो पहली थी जो इतनी बात बढ़ने के बाद यहाँ मौजूद थी, वो भी पूरी अकड़ में चली जा रही थी क्योंकि उसकी तो कोई गलती थी भी नहीं। सामने भरत मिल गया था। आज ऑफिस नॉर्मल सा नज़र आ रहा था। वैसे वहाँ सच में इंसान रहते हों, नहीं तो कल सब कठपुतली के जैसे लग रहे थे जिसकी डोर साहिल के हाथों में थी। अरे वो हिटलर नहीं है क्या आज? वो भरत से बोली। धीरे बोल, क्यों यही है क्या? नहीं सर, आए नहीं, 25 है ना आज। तो क्या हुआ? खैर मुझे क्या, अच्छा ही है, तेरा लक ही अच्छा है जो यहाँ वापस बुलाई गई है और दूसरा सर भी आज नहीं आए। तो क्या सोचा तुमने? भरत ने पूछा। जॉब की ज़रूरत तो है ही मुझे। हाँ, मैं भूली नहीं जो मेरे साथ हुआ। पर नीरज सर ने खुद आकर बुलाया और माफ़ी भी मांगी। अब देखती हूँ वो चिपकू नीरज सर क्या कहेंगे। राधिका ऑफिस में नज़रें दौड़ाती हुई बोली। सुन, तुझे एक बात बतानी थी। हाँ बोल। वो नीरज सर और मैं। इसके पहले ही नीरज आ चुका था और राधिका को अपने केबिन में आने को कहा। मिस राधिका सिट। उसने राधिका को कुर्सी ऑफर करते हुए कहा। तो आप कब से ज्वाइन कर रही हैं? उसका सीधा सवाल था। सॉरी, बट क्या मैं इतनी मेहरबानी की वजह पूछ सकती हूँ या आपके खड़ूस बॉस की कोई चाल? उसकी बात ख़त्म होने के पहले ही नीरज हंसने लगा। ऐसी कोई बात नहीं है, ये कोई ड्रामा कंपनी नहीं है जो यहाँ पर कोई चाल चली जाए या आपको ट्रैप करने की कोशिश की जाए। तो फिर जितना मैंने कल आपको जाना, ये पता चला कि आपको जॉब की ज़रूरत है और मुझे इस जॉब के लिए अर्जेंटली एक कैंडिडेट की। मैं ही क्यों नहीं, इनफैक्ट कल अगर वो सब नहीं होता तो आप बिना तमाशे के यहाँ फाइनल हो चुकी थी। एक्सक्यूज़ मी, वो तमाशा आपके बॉस ने किया था। वो लड़ने के लिए तैयार ही रहती थी। सर ने गलत किया था, उसकी तरफ से आई एम सॉरी। वो उसे घूरने लगी। साधारण शक्ल सूरत वाला बंदा था वह, जिसकी आंखों में उसके लिए विनती साफ नज़र आ रही थी। वो भी साहिल के अत्याचारों का भोगी लग रहा था जो उसे डिफाइन करते करते थक चुका था, मगर उसकी बातों में झूठ या कोई जालसाजी नहीं दिख रही थी। ना जाने क्यों पर राधिका का दिल यहाँ रुकने के लिए हाँ भरने को तैयार हो गया। आगे अगर कभी कुछ होगा तो नीरज को आड़े हाथ ले लेगी वो। फिर भरत भी तो है। सबको छोड़ो, राधिका अकेले काफ़ी थी साहिल से उलझने के लिए। टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, क्या होगा जब दोबारा साहिल और राधिका की मुलाकात होगी? जानने के लिए देखते रहिए। प्यार तो होना ही था।